हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अभी हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये इसका 2nd चैप्टर रहेगा। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सभी पार्ट्स उसके अपलोड हो चुके हैं, उनको एक बार आप पहले जरूर देखिए। अब ये जो चैप्टर हम बात कर रहे हैं इसकी, ये भी पूरा थ्योरी पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल वाले चैप्टर आपके अब धीरे धीरे आगे स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस क्लास 11th का अकाउंटेंसी में ये है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हम कुछ थ्योरीज जानेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को वो चीज़ें प्रॉपर समझ आएँ। ठीक है, तो एक लेवल तक ये आपको वो समझ आएंगी, क्योंकि अभी नहीं जानते हैं आप कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट ही आपका भी फर्स्ट टाइम है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, बैलेंस शीट क्या होती है, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को अभी ज़्यादा नहीं पता है। तो ज़्यादा नहीं पता है या कुछ भी अभी पता ही नहीं है वैसे आप लोगों को, तो हम उसको सिर्फ समझेंगे कि किस किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं और क्या थ्योरी यहाँ पर हम लोगों को समझनी है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट नया स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वही प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटेंसी को करते टाइम पर कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा यहाँ पर। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट शुड बी एबल टू। तो ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है यहाँ पर, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एग्जम्पशंस। ठीक है, अकाउंटिंग एग्जम्पशन या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंटिंग एग्जम्पशन। एग्जम्पशंस मतलब क्या है, कुछ ऐसी मान्यताएं या अवधारणाएं हैं जो हमें यहाँ पर लेकर चलनी ही है। ठीक है, तो कुछ मान्यताएं यहाँ पर हैं इस चैप्टर के अंदर, या कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जो हमें मानकर चलना ही पड़ता है। राइट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं प्री डिटरमाइंड रूल्स। ठीक है, ऐसे रूल जो पहले से ही बनाए गए हैं। ठीक है, और वो ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, पूरी तरीके से एक्सपर्ट, ठीक है, पूरी तरीके से जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट है उन लोगों ने ये तैयार किए होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें उन रूल्स को ना फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी रूल्स है या कोई भी एग्जाम्पशन है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है, या किसी भी स्ट्रीम को लेकर के, हम उन रूल्स को इसलिए फॉलो करते हैं जो जिससे कि हमें ना उस काम को करने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी आए। ठीक है, एक अच्छा मेथड हम लोगों को मिल पाए। राइट, तो सेकंड नंबर पर हम एग्जम्पशंस पढ़ेंगे, और यही हमारे चैप्टर का एक सेंट्रल आइडिया भी आप कह सकते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर ना रूल्स पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग के कुछ रूल्स या प्रिंसिपल क्या हैं, वही हम लोगों को यहाँ पर करना है। अब सेकंड नंबर पर बात करें तो आ जाता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब कुछ इस तरीके के मानक, ठीक है, या ऐसे कुछ तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ने, रूल्स है ये भी। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पर IFRS अलॉन्ग विद देयर ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों को ये रूल्स हैं, तो यही हम लोगों को यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी पढ़ना है और IFRS के बारे में पढ़ना है, तो इसको भी हम आगे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या बेसिस होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं कि अकाउंटिंग के बेसिस क्या हैं। तो दो बेसिस हैं अकाउंटिंग के। पहला बेसिस क्या है, पहला अकाउंटिंग का बेसिस है कैश बेसिस हमें अकाउंटिंग होती है, और एक एक्यूरल बेसिस होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अब पॉइंट ये लास्ट यहाँ पर है कि दोनों के बिटवीन क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैश बेसिस में और एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग में, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा आ जाता है स्टार्ट, जो थ्योरी हो जाता है ये
क्या लिखा है यहाँ पर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम गैप भी कहते हैं, GAAP गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जैसा कि नाम है इसका, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, हमें वो एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं ये जो जनरली एक्सेप्टेड हैं, प्रिंसिपल्स हैं या एग्जाम्पशंस हैं, या फिर कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो जनरली एक्सेप्टेड हैं, सभी लोगों को वो एक्सेप्ट करने हैं, तब हम अकाउंटिंग आगे करते हैं। और वो क्यों हम एक्सेप्ट करते होंगे, या कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं, रूल्स हैं जो हमें लेके चलने पड़ते हैं, क्यों, जिससे कि हमारे अकाउंटिंग को करने में ना एक अच्छा मेथड हम लोगों को मिले और यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी आए मतलब काम एक ऐसा हो कि हर जगह सेम तरीके से हो। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं या कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि चाहे हम किसी भी स्टेट के अंदर हैं, तो अकाउंटेंसी का जो हमारा मेथड यहाँ फॉलो होता है वहीं अदर स्टेट में फॉलो होता होगा, ठीक है। और इसी तरीके से साइंस में भी जब हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस करें या अदर स्टेट करें, या फिर बाहर स्टेट इंडिया से बाहर करें डिस्कस, तो सभी एक ही जैसा होना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्मिटी होने के लिए रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसी बात को आप लेकर के ना इस पूरे चैप्टर को आप समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या दिया हुआ है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट और यूजफुल रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो आप ये वाली बात ध्यान रखें कि हम यहाँ पर रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। हर एक बात हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी रूल्स और मेथड, ठीक है, कंसेप्ट और एग्जाम्पशन से रिलेटेड होंगी, कहीं ना कहीं वो उसी बात को उसी दायरे में घूमती होंगी। क्या लिखा है, मेन ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का होता है, आप लोगों को पता है कि प्रोवाइड एप्रोप्रिएट और यूजफुल and reliable information about the financial performance of the business to its various user to enable them to make the decision judicious decision। अब आपको ये बताया गया यहाँ पर, जब हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है, एप्रोप्रिएट और यूजफुल इंफॉर्मेशन किसी भी बिजनेस की तैयार करना होता है। तो स्टूडेंट अब आप ये देखिए, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अगर हम बनाना चाहते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड तो हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। तो बात वहीं पर आ जाती है कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करने। तो क्या लिखा है आगे, दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, और ये जो ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम एक अच्छा अकाउंटिंग बनाएं, ठीक है, एप्रोप्रिएट और यूज़फुल अकाउंटिंग हमारे लिए रहे, ठीक है, और रिलायबल रहे इंफॉर्मेशन, और जो उसके यूजर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहे, ठीक है, वो डिसीजन ले पाएँ। तो कह रहे ये ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव तभी हो सकता है व्हेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये तभी पूरा हो सकता है जब हम प्रॉपर रूल्स और प्रॉपर गाइडेंस हमारे पास हो, उनको लेकर अगर हम चलते हैं तो वो हमें प्रिंसिपल हमें सीखने होंगे, ठीक है। तो जनरली जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हैं, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इन्हीं को कहा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, उसके बाद है कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं या कंसेप्ट हैं, ठीक है, कन्वेंशंस हैं, आर कॉमनली नोन एज द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कई बार इसके ऊपर थ्योरी भी पूछ ली जाती है कि आप गैप से क्या समझते हैं, ठीक है, डिफाइन द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तब आप ये कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट मतलब कोई विचार है, कन्वेंशंस हैं, ठीक है, अवधारणाएं हैं, कॉमनली नॉन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये रूल्स ऐसे हैं जो जनरली एक्सेप्टेड हैं। इन सभी रूलों को मिलाकर हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सारे प्रिंसिपल हर टॉपिक को लिए होते हैं, ये हमने बात की थी अभी, लेकिन जो अब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग के ऊपर है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी गैप रेफर टू द रूल्स, ये क्या हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, एडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये ऐसे रूल्स या गाइडलाइंस हैं जो हम लोगों को एडॉप्ट करनी है रिकॉर्ड करने के लिए अपने अकाउंटिंग को एक अच्छे
ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाए, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाए, ठीक है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना वो एक बेटर उनको वे मिले, ठीक है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वो हमें दें, यूज़फुल रहे यूजर्स के लिए। तो इसलिए ये क्या है, ये गाइडलाइंस हैं बस। उसके बाद लिखा है इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, और हमारे काम के अंदर यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक रूपता है कि जहाँ मतलब काम हम यहाँ पर करें या किसी और कंपनी में किया जाए, ठीक है, या हमारे कंपनी को छोड़कर किसी अदर स्टेट में किसी कंपनी में किया जाए, तो हमने जो वर्क किया है वो दूसरों को समझ आए कम से कम। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी आनी बहुत ज़रूरी है, और वो इसी काम में नहीं है, वो हर एक काम में होती है, राइट। तो लिखा है इन ऑर्डर टू यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब काम को हम करें ना तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी आए, बार बार रिपीट अगर हो ना तो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करें, जब कोई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, रीड करेगा, समझेगा, तो उनको ना वो चीज़ें हमारी समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन में इजी रहेगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी अगर हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। दीज प्रिंसिपल हैव इवॉल्व, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं जब ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद इनके ऊपर मतलब अच्छे तरीके से इनको स्टडी किया गया है, ठीक है, तब इनको बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट्स का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, उन लोगों ने इन चीज़ों को इवॉल्व किया है, तब ये प्रिंसिपल्स सभी ने अपनाए हैं, राइट। सो कस्टम, लीगल्स, डिसीजन एक्सेट्रा एंड आर द जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ठीक है। इसलिए ये सभी अकाउंटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, इनको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो ये है हमारा मीनिंग कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक क्या है, गाइडलाइंस हैं, ठीक है, रूल्स और गाइडलाइंस हैं, राइट, जो सभी को एक्सेप्ट करने चाहिए, तभी हमारे काम के अंदर यूनिफॉर्मिटी आएगी। उसके बाद आ जाते हैं अपनी ये जो प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, अब इन प्रिंसिपल्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन, कुछ बेसिक एग्जम्पशन हैं वो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो बेसिक एग्जम्पशन है वो 3 यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट नंबर पर दी है गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन, ठीक है, गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन, ये कुछ बेसिक हैं, ठीक है, जो हमें मान्यताएं लेके चलनी पड़ती हैं। जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमें अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, माइंड में लेके चलना पड़ेगा। जब आप अकाउंटिंग करेंगे किसी फर्म का या हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये लेकर चलेंगे कुछ बेसिक एग्जम्पशन जो 3 है। सबसे पहले लिखा है गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन, सेकंड नंबर पर जो लिखा है वो लिखा है कंसिस्टेंसी एग्जम्पशंस, एंड थर्ड नंबर पर जो है वो हमारा आ जाएगा एक्रुअल एग्जम्पशन, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन है फर्स्ट नंबर पर, वो आ जाता है गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन, ठीक है। नाम से ही इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं, फिर इजी रहेगा इसको। देखिए गोइंग कंसर्न का मीनिंग हो गया ऐसी एक कंसर्न फर्म, ठीक है, या कंपनी या बिजनेस जो कि गोइंग कंसर्न है, मतलब लंबे समय तक चलता रहेगा, ऐसा हमें मान के अकाउंटिंग करनी है। हम कोई भी काम, कोई भी वर्क जब हम करते हैं, ठीक है, कोई भी XYZ आप करते हैं, तो बिज़नेस आप ये समझते हैं, वैसे भी जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस ऐसे नहीं किया जाता है कि हमारा ये बिज़नेस सिर्फ वीक तक ही रहेगा या मंथ तक रहेगा या 1 ईयर का। तो जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि लंबे समय तक ये चीज़ें हमारे पास रहें, रिकॉर्ड में रहें, और लंबे समय तक ये हमारा बिज़नेस चलेगा। तो इसीलिए हम एक बिज़नेस को हमेशा कैसे एंट्री करें उसके अंदर, गोइंग कंसर्न समझ के, राइट। तो गोइंग कंसर्न अगर हम समझ के करेंगे तो उसके लिए हम प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना, और रूल्स और प्रिंसिपल जो भी है सभी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है एग्जम्पशन, वो पहली हमारी एग्जम्पशन यही है कि गोइंग कंसर्न हमें अपने आप को मानना है, राइट।
तो गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन में क्या है, दिस कंसेप्ट एग्ज्यूम दैट, ये कंसेप्ट में हमें ये एज्यूम करना पड़ता है कि एक एंटरप्राइज हैज़ एन इंडेफिनिट लाइफ और एग्जिस्टेंस, उसकी लाइफ जो है इंडेफिनिट है, बहुत लंबे समय तक वो चलेगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बिजनेस हमारा सिर्फ 1 वीक तक है, तो क्या इतना प्रॉपर तरीके से स्टाफ रखने की ज़रूरत रहेगी, क्या इतना प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करने की ज़रूरत रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो इसीलिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने माइंड में यही रखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है। इसी तरीके से हम एग्जांपल एक और भी लेते सकते हैं छोटा सा, कि हम अपनी एजुकेशन इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि हमें पता है कि लंबे समय तक स्टडी के बाद हम लोगों को भी अपना लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो इसलिए हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, 1 to लेकर 12 तक, फिर उसके बाद आगे की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें भी पता है कि हम एक हम भी गोइंग पर्सन है। ठीक है, फ्यूचर तक हमारा आगे तक जाएगा और हम लोगों को भी नई नई चीज़ें इसलिए सीखनी है। तो लिखा है दिस कंसेप्ट एज्यूम दैट एन एंटरप्राइज हैज़ इंडेफिनेट लाइफ और एग्जिस्टेंस, एक कंपनी की इंडेफिनेट लाइफ होती है, ठीक है, लंबे समय तक चलती है, एग्जिस्टेंस उसका बहुत बड़ा रहता है। इट इज़ एज्यूम दैट द बिजनेस डज नॉट हैव एन इंटेंसिव और लिक्विडेट, तो बिजनेस का किसी तरीके का ये इंटेंशन नहीं होता कि वो लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मान के नहीं चलते हैं हम। ठीक है ना, हम ये मानते हैं लॉन्ग टाइम तक चलेगा वो, टू स्केल डाउन, और वो स्केल डाउन हो जाएगा, इट्स ऑपरेट सिग्निफिकेंटली, और हम उसको क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से हमारा बिजनेस वर्क करेगा। ये हमें अपने माइंड में लेकर चलना है। ठीक है, रेलिवेंट इससे संबंधित कुछ बातें हम देख लेते हैं एक बार, कि जब हम अपने माइंड में ये लेकर चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, लॉन्ग टर्म है, गोइंग कंसर्न है हमारी, तब क्या है कि जब ऐसा होता है तो हम सारी चीज़ों को ना सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। इसीलिए इससे संबंधित कुछ ये बातें लिखी हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पर लिखा है, तब हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, जब हमें पता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो इसलिए हम कई चीज़ों को क्या करके चलते हैं, अलग अलग बना के चलते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग रख लेते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग रख लेते हैं, जबकि है तो वो एक्सपेंडिचर ही। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसलिए पहले वाली वीडियो सभी आप लोगों को देख लेनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, स्कूल के अंदर हमें पता होता है कि हमें क्लास 12th के अंदर या क्लास 11th के अंदर 1 ईयर तक हमें पढ़ना है, तो इसलिए हम वहाँ पर सिस्टमेटिक चीज़ें करते हैं। अपनी मैथ्स की कॉपी अलग करते हैं, अकाउंट्स की कॉपी अलग करते हैं। अगर हमें पता चले कि ये 1 वीक तक की क्लास हमारी रहेगी ओनली, तब हम चाहें तो एक ही कॉपी में सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म है और हमें लंबे समय तक 1 साल तक पढ़ना है, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। तो इसलिए हम भी वहाँ पर चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज करके चलते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन वहाँ पर हम कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, डिस्टिंक्शन हम करते हैं, हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते थे, जिनका बेनिफिट हमें विद इन ईयर मिल जाता था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते थे जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, इसलिए दोनों एक्सपेंडिचर को अलग कर लेते थे। राइट, चलिए सेकंड नंबर पर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इनटू द करंट और नॉन करंट। अब क्या होता था कि हम एसेट्स को भी अलग अलग कर लेते थे। हर एक चीज़ों को जब हमें पता है कि हम उसको लंबे समय तक चलेगी, तो ब्रॉडली उनको हम क्लासिफिकेशन उनका कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एसेट्स को भी, जबकि एसेट्स तो एसेट्स है, लेकिन वहाँ पर भी हम संपत्ति अपनी जितनी भी होती हैं एसेट, उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो हो जाती है हमारी लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट, या फिर कहें करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। ये करंट एसेट हमारी शॉर्ट टर्म वाली हैं और नॉन करंट हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। डेटर एक हमारा करंट एसेट्स में आता था, कैश भी करंट एसेट्स में हम लेते हैं। तो और लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारी होती थी जैसे बिल्डिंग है, लैंड है। राइट, थर्ड नंबर पर हम आ जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को ना कैटेगराइज कर, इन चीज़ों को रिलेट करते रहिए, किससे, कि हम एक गोइंग कंसर्न है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं एसेट्स पे, ठीक है। एंड फिक्स एसेट अपीयर, फिक्स एसेट्स को हम दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, विदाउट हैविंग रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। और हम अपनी एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू
मतलब विदाउट मार्केट वैल्यू से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बुक वैल्यू जो भी हमारी होती है उसके ऊपर ही हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स को हम दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगा इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है लंबे टाइम तक हमारा बिजनेस चलेगा, हर साल उसकी वैल्यू घटती जाएगी, तो जो भी हमारा डिटरमाइंड डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा माइंड में हमारे इसलिए बनाई है ये सारी चीज़ें हमने, क्योंकि हमें पता है कि लंबे टाइम तक वर्क करना है, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करें, डेप्रिसिएशन लगाएं। ठीक है, एसेट्स को बुक वैल्यू पर दिखाएं। तो ऐसा है, ये पॉइंट नंबर था हमारा फर्स्ट। अब आ जाएंगे हम पॉइंट नंबर सेकंड पर, जो हमारी सेकंड एग्जम्पशन है एक, वो क्या है कि कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन है हमारी। ये भी एक फंडामेंटल एग्जम्पशन है, बेसिक एग्जम्पशन है, सबसे पहले आती है। ठीक है, उसके बाद कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ और कंसेप्ट भी हैं, वो भी हम लोगों को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं, जो बेसिक हमारा फंडामेंटल है एग्जम्पशन, कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन। तो कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन नाम अगर आप इसका समझें कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर एक क्या रहनी चाहिए, रूटीन में रहना चाहिए कोई भी चीज़। ठीक है, एक रूटीन में किसी भी चीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, बार बार उसको चेंज नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें बस। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार चेंज नहीं करना। ठीक है, और उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, लगातार हम उसको फॉलो करते हैं। मतलब एक मेथड अगर हम फॉलो कर लें तो उसको बार बार चेंज करना ठीक नहीं रहता। वो इसी के ऊपर ये हमारा प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही है। अब आप समझें, अगर हमने कोई अकाउंटिंग अपना मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम XYZ कोई भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मेथड बहुत सारे होते हैं अकाउंटिंग में, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड होता है या गुडविल वैल्यूएशन का मेथड होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। तो आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड में बार बार से चेंज ना करें। ठीक है, बार बार चेंज ना करें, क्योंकि बार बार चेंज करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कंपैरिजन करने में मुश्किल हो जाएगा, ये छोटी सी बात है। एग्जांपल लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, XYZ हम कोई भी काम करते हैं, तो सपोज़ आप अपनी ट्यूशन स्टार्ट करते हैं अकाउंट की। ठीक है, और आप किसी एक टीचर के पास पढ़ते हैं 4-5 दिन, फिर उसके बाद चेंज करके दूसरे के पास चले जाते हैं, चेंज करके तीसरे के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए तो उसमें बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपने अकाउंटिंग मेथड में, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सिलेक्टेड, एक बार जब अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कोई भी मेथड स्टार्ट कर देते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, उस मेथड को हमें कंसिस्टेंटली अप्लाइड करना चाहिए। ठीक है, उसको लगाते रहना चाहिए। ठीक है, रूल तो यही कहता है, ईयर आफ्टर ईयर। सो दिस विल इंश्योर अ मीनिंगफुल स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। तो ठीक है, तो उससे एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको लगेगी बिजनेस के अंदर। ठीक है, समझ आएंगी चीज़ें कंसिस्टेंटली। तो लिखा है कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट द पर्टिकुलर प्रैक्टिस वंस एडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। अब ये कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार कोई चीज़ हमने जब अडॉप्ट कर लिया, कोई मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। द ओनली रिक्वायरमेंट, कह रहा है जब रिक्वायरमेंट है, इज़ दैट व्हेन अ चेंज इज डिज़ायरेबल। तो कह रहा है इट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द इफेक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, लीगल कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अब हमारा मेथड कुछ और है, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तो हम लोगों को चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो क्या लिखा है उसके बाद, एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बी चेंज इफ़ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कहता है चेंज करने के लिए, तो करना पड़ेगा। टू मेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मीनिंगफुल करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को चेंज भी किया जा सकता है। अब आएंगे अपना, इससे कुछ रेलिवेंस चीज़ें हैं, कुछ संबंधित बातें लिखी हैं। इट हेल्प द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, एज दे कैन कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट ईयर विद और द प्रीवियस ईयर। तो इससे ये बेनिफिट है, अगर हम कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने मेथड के अंदर, तो ये बेनिफिट है कि हमने इस साल में जो चीज़ें बनाई हैं, तो हमारा वही मेथड फॉलो हो रहा है नेक्स्ट ईयर भी। ठीक है ना, और आने वाले सालों में भी वही रहा।
तो हम क्या है 2-3 सालों का आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो अपनी ही अकाउंटिंग से इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपने मेथड ही चेंज कर दिया होगा अगर अकाउंटिंग का, तो आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। अब आ जाता है हमारा एक और एग्जाम्पशन जो कि फंडामेंटल एग्जाम्पशन में 3rd नंबर पे लास्ट है, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर कि एक्यूरल एग्जाम्पशन। अब एक्यूरल का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये तीनों ही मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम्पशन, ठीक है। एक्यूरल का मतलब होता है कि जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो एक्सपेंस हमें उसी साल के अंदर लिखना पड़ता है, या फिर कोई इनकम हमें होती है तो हम वो उसी ईयर के अंदर लिखें, तब ना लिखें जब वो रिसीव हुई है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करें, क्या है मतलब है इसका कि कई बार क्या होता है कि हमने जैसे सेल की है कोई प्रोडक्ट, हमने अपना सेल किया है। सेल कब किया है? हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में, ये हमारा 2023 है। अब ये आएगा नेक्स्ट ईयर, सपोज 2024 नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। हम इसकी बात करें, हमारा जो प्रीवियस ईयर था वो 22 था। अगर इस साल में हमने कोई सेल की है तो क्या है कि एक्चुअल में जो 20,000 की सेल है हुई है तो वो हमें इसी ईयर का प्रॉफिट मानना चाहिए, ठीक है। ये इस ईयर का प्रॉफिट है। और कोई एक्सपेंस अगर इसी ईयर का है, ठीक है, कोई खर्चा हमने इसी ईयर में किया है, बेशक पे ना किया हो। अब जैसे ये इनकम तो हमें 20,000 हो गई है, लेकिन जिसको हमने माल सेल किया है वो पैसे हमें 24 में जा करके देगा। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्सन को हमने सेल 20,000 का किया, लेकिन वो पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर में जाके देगा, यानी 24 में देगा, बट हम मानेंगे ये कि हमें इनकम जो है वो 23 में हुई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ऐसे ही एक्सपेंसेस भी होते हैं। सपोज हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी, हमारा बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा बिल आ गया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लिया है इसलिए वो बिल आया, और वो बिल है 2023 का। सपोज कितना बिल है वो बिल है हमारा 5,000 रुपीज़। अब जो ये बिल 5,000 रुपीज़ का है वो एक्चुअल में रिलेटेड कौन से ईयर से है? वो रिलेटेड 2023 से है। और अब अगर हम चाहें, हमने नहीं पे किया है और पे किया हमने 24 में, बट हम इसको मानेंगे ये हमारा इसी ईयर का एक्सपेंस है। तो इसलिए अकाउंटिंग वैसे इस बारे में और भी डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसको ये समझें कि इसी को हम एक्यूरल बेसिस कहते हैं, कि एक्चुअल में कि जिस ईयर से हमारा एक्सपेंस या रिवेन्यू रिलेटेड होता है, उसी ईयर में हमें अकाउंटिंग करनी होती है। हम ये नहीं देखते हैं कि कब उसको पेड किया गया या कब उसको रिसीव किया गया। तो इस वाली बात को आप समझ, पर द एक्यूरल एग्जम्पशन, ठीक है। हिंदी में इसको उपार्जित कहते हैं, ठीक है। उपार्जित थोड़ा इससे भी टफ वर्ड आपको लगेगा। एज पर द एक्यूरल एग्जम्पशन, ये एक्यूरल हमारी एग्जम्पशन है जिसके अंदर जिस साल में वो इनकम जनरेट हुई है या एक्सपेंस हमारा इंकर्ड हुआ है, हमें उसी ईयर में लिख लेना होता है, बेशक से वो एक्सपेंस बाद में पेड हो या इनकम बाद में रिसीव हो। जिस ईयर से रिलेटेड है उसी ईयर में हम लोगों को लिखना होता है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। एज पर द एक्यूरल एग्जम्पशन ऑल द रिवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकग्नाइज्ड, ठीक है, व्हेन दे आर अर्न और इंकर्ड। तो ये कह रहा है कि एक्यूरल एग्जम्पशन का मतलब क्या है? सभी रिवेन्यू या सभी कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, तभी वो मानी जाती हैं जिस ईयर के अंदर वो एक्यूरल हुई है, इंकर्ड हुई है या अर्न हुई है। अब क्या लिखा है? इट इज़ इमैटेरियल। अब इसी बात को ये आगे समझाया गया है, ठीक है। ये इसी बात को समझाया गया है कि कोई क्रेडिट सेल हुई है, ठीक है, ऐसा लिखा है इसमें कि 15,000 रुपये की कोई सेल हुई है, लेकिन वो हमें मिली आने वाले, उधार सेल की थी हमने, ठीक है, अब वो मिली हमें नेक्स्ट ईयर के अंदर है, तो हम उस ईयर की अगर बात करें, ठीक है ना, तो उस ईयर की इनकम ये है, बेशक से पैसे हमें वो बाद में भी मिले हों। तो ऐसे ही एक्सपेंस को लेकर भी इसने बताया कि एक्सपेंस में भी ऐसा होता है, ठीक है। ये देखिए, अब आ जाते हैं ये इससे कुछ संबंधित बात क्या लिखी है, ये एग्जाम्पल आपके लिए यही था, ठीक है, इसने भी दिया है। अर्निंग ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यूज़ को अर्न करना, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कोई रिवेन्यू अर्न करना, कोई इनकम आना, या फिर कोई खर्च कंजप्शन कर लेना, ठीक है, रिसोर्स को। तो रिसोर्स को कोई कंजप्शन करेंगे हम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लिया, ह्यूमन पावर, ठीक है, मैन पावर को कंज्यूम कर लिया, तो उसका सैलरी तो देना पड़ेगा ना।
तो वो चीज़ें जो यानी खर्चे ही हैं, इसका मतलब कैन बी एक्यूरेटली मैच्ड, तो हमने उन चीज़ों को मैच करना है टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। तो हम लोगों को ये एक्चुअल में देखना है कोई इनकम जो जनरेट हुई है, कोई एक्सपेंस जो हुआ है, वो पर्टिकुलर किस ईयर से मैच होता है, उसी ईयर के उसको खर्चे या इनकम कहा जाएगा। इसी को हम कहते हैं एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारा अभी पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 जल्दी ही हम इसको अपलोड करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।